बेताज को सरताज बना लेते हो, सरताज को मोहताज बना लेते हो। आप सभी ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जो सन्नाटे को आवाज बना देते हैं। संघर्ष की कहानी तो 1978 में ही शुरू हो गई थी, जब हमारा जन्म हुआ था। जब हम अपने सफर की ओर आगे बढ़ते हैं, मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तो उस सफर में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने जिंदगी में किन किन समस्याओं का सामना किए हैं, ये बताइए। पहले मैं जानकारी आपको दे दूं कि मैं अपने कस्बे, अपने इलाके का मैं पहला विद्यार्थी हूं जिसने मैट्रिकुलेशन फर्स्ट क्लास पास किया। एंड ऑल्सो आई एम द फर्स्ट हु गॉट ISC इन एंटायर लोकेलिटी। मैं पहला था। मैं दूसरा रहा जो BSc किया, और मैं पहला रहा जो MS इस इलाके में किया। मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम के समय, जब मेरी एग्ज़ाम के पहला दिन थी, तो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। एक दूसरे अगल बगल के घर से एक जोड़े कपड़े की व्यवस्था हुई और मैं एग्ज़ाम देने के लिए मैट्रिक का गया। कि उस ज़माने की बात, जब मेरे पास एक कपड़े नहीं हुआ करते थे, और आज कभी अगर हमारे पास अब चलें तो यूँ लगे कपड़ों का हमने व्यापार खोल रखा है। तो जब मैं क्लास में बैठा और फ़ैन चलने लगा, तो फ़ैन चलते चलते मैं गिर गया, बेहोश हो गया। बोले उठाओ उठाओ बच्चे, क्या हुआ? तो मैं फ्रेश हुआ तो क्या बात है जी? बोले सर, हमने पंखा फर्स्ट टाइम देखा है। सफर नया भारत के संघर्ष की कहानी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कहते हैं कि मुश्किलों से जो भाग गया उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मुश्किलों के साथ डट करके सामना किया है वो अपने मुकाम, अपने मंजिल, अपने गोल तक अवश्य पहुंच गया है। इसीलिए संघर्ष की कहानी एपिसोड में आज हम जिनसे मिलवाने वाले हैं, उनके बारे में आप देखेंगे कि कितने वो अपने जिंदगी में मुश्किलों का सामना किए हैं, संघर्ष किए हैं, और आज जिस मुकाम तक हैं वो मुकाम कोई छोटा मुकाम नहीं है। तो आप सभी को मिलाने जा रहे हैं शहर के प्रतिष्ठित शिक्षक और आकाश इंग्लिश एकेडमी और अभिनव साइंस एकेडमी के डायरेक्टर और टीचर पंकज ओझा सर। सर, सबसे पहले सफर नया भारत की संघर्ष की कहानी में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार। आपका भी स्वागत है हमारे संस्थान में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। सर, क्या कहिएगा, आपका जो संघर्ष रहा है बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। जिंदगी में आपने बहुत सारे समस्याओं का सामना किए हैं। सर, किस प्रकार से आप शुरू किए, ये हमको बताइए। यूँ कहें कि संघर्ष की कहानी तो 1978 में ही शुरू हो गई थी, जब हमारा जन्म हुआ था। जी। हज़ारीबाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव नावाडी में हमारा जन्म हुआ, और यूँ समझे कि संघर्ष वहीं से शुरू हो गया। 1994 में मैं मैट्रिकुलेशन किया। पारिवारिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, यूँ कहे कि अच्छी नहीं थी, और यहीं से हमने बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चों को हमने 1994 से पढ़ाना शुरू किया। लगभग 5 साल 6 साल उन बच्चों को हमने पढ़ाया, और 2001 में हज़ारीबाग के इंदरपुरी चौक के नंदन मार्केट में हमने अपनी कोचिंग संस्था की शुभारंभ 2001 ईस्वी में की। और ये संघर्ष बस यूँ समझिए कि 2001 से शुरू हुआ, और अभी तक ये संघर्ष लगातार शुरू है और चल रहा है। कहते हैं सर कि जब हम अपने सफर की ओर आगे बढ़ते हैं, मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तो उस सफर में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने जिंदगी में किन किन समस्याओं का सामना किए हैं, ये बताइए। यूँ तो मैंने इतने समस्याओं का सामना किया है कि बताने मेरी आंख भर जाएगी। पहले मैं जानकारी आपको दे दूं कि मैं अपने कस्बे, अपने इलाके का मैं पहला विद्यार्थी हूं जिसने मैट्रिकुलेशन फर्स्ट क्लास पास किया। एंड ऑल्सो आई एम द फर्स्ट हु गॉट ISC इन एंटायर लोकेलिटी। मैं पहला था। मैं दूसरा रहा जो BSc किया, और मैं पहला रहा जो MS इस इलाके में किया। तो मैट्रिक से लेकर MSc की कहानी में इतने संघर्ष हैं जिसको बयां करना यूँ लगता है कि शब्द नहीं हमारे पास है। हम आपको एक छोटी सी घटना बता दें कि मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम के समय, जब मेरी एग्ज़ाम के पहला दिन थी, तो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। एक दूसरे अगल बगल के घर से एक जोड़े कपड़े की व्यवस्था हुई और मैं एग्ज़ाम देने के लिए मैट्रिक का गया।
मैट्रिक तो मैं पास कर गया और आईएससी का जब पहला सेशन शुरू हुआ कॉलेज का, उस समय भी हमारे पास कपड़े नहीं थे। किसी का मंगा हुआ कपड़ा और किसी का जूता से हमारे जीवन की शुरुआत हुई। और ये संघर्ष कुछ इस कदर चला कि जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, यूँ कहें एक लाइन में कि अपने लगन और इच्छा शक्ति से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि कपड़ों और जूतों का मैं बड़ा शौकीन रहा हूँ कि उस ज़माने की बात जब मेरे पास एक कपड़े नहीं हुआ करते थे, और आज कभी अगर हमारे पास अब चलें तो यूँ लगे कपड़ों का हमने व्यापार खोल रखा है। इतना शौकीन हूँ मैं कपड़ों का और जूते का। तो ये कुल मिलाकर हमारा मेहनत है, हमारी ईमानदारी है, मेरी लगन है, मेरी निष्ठा है। मैं एक लाइन में कहूँ कि आई विल डू माई बेस्ट ऑफ वर्क विथ ऑनेस्टी, इफिशियंसी, विथ इंटायर सेटिस्फेक्शन। मैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करता हूँ, या यूँ कहें मैं जीता हूँ उसमें। मैं आज जो भी प्रोफेशन में हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक पिछले 20-21 वर्षों में कम से कम तो 40,000 बच्चों को हमने पढ़ाया। बहुत सारे बच्चे हमारे अच्छे रैंक पर हैं, बहुत सारे दरोगा बने हुए हैं, कुछ डीएसपी हैं, कुछ सिविल सर्विसेज में हैं, कुछ आईआईटीएन भी हैं। तो हमने अपने बच्चों को निस्वार्थ रूप से पढ़ाया, पूरे लगन से, पूरे मेहनत से पढ़ाया। और इसका वजह है कि आज मैं जहाँ भी हूँ, ये नहीं कह सकता कि बहुत ऊँचे मुकाम पर हूँ, लेकिन जहाँ भी हूँ आज मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ और इस पेशे से मैं काफ़ी खुश हूँ और अपने आप को मैं एंजॉय भी करता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि हम जिस समय 10 का एग्जाम देने जा रहे थे, हमारे पास पहनने के कपड़े भी नहीं थे, तो उस समय से अभी तक का जो सफर रहा है उसमें किस प्रकार से अपने आप को स्टेब्लिश किए। कहते हैं कि जब मुश्किल समय होता है उस समय लोग टूट जाता है, लेकिन उस मुश्किल समय में भी आप अपने आप को कैसे जोड़ पाए? देखिए, पहला तो दृढ़ इच्छा शक्ति। मैं इसमें एक और बात जोड़ूंगा, इस पूरे हमारे सफलता में हमारे माता पिता का बड़ा अमूल्य योगदान रहा। मैं अपने इलाके का पहला था जो संत रॉबर्ट स्कूल हजारीबाग में, आपकी जानकारी होगी, होली क्रॉस के पास, वहाँ मेरा दाखिला हुआ था। और 6 साल तक हमारे पिताजी हमको साइकिल से स्कूल पहुँचा और साइकिल से घर छोड़े। उस 6 साल के दरमियान में कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ भाड़े के लोगों को भी बहाल किया था मुझे स्कूल पहुंचाने और ले जाने के लिए। लगातार जो मुझे याद है कि 3 नौकरियां उन्होंने छोड़ दी हमारे पठन पाठन के लिए। कुल मिलाकर मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया हमारे एडुकेशन पर। हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई आईसीआई बैंक में ब्रांच मैनेजर है और दोनों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। इस पूरे सफलता के श्रेय में मैं और सफल जिसको मैं देना चाहूँगा मेरे दादाजी रहे। उनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यूँ कहे कि हमारा पूरा जीवन हमारे माता पिता, हमारे दादाजी को समर्पित है। ये आज जो भी मुकाम जो मुझे मिला है, इस संघर्ष की कहानी में मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, कम से कम इन 3 लोगों का तो अतुलनीय योगदान है, जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। रोम रोम मेरा कर्जदार रहेगा इनके लिए और पूरा जीवन समर्पित होगा। खास करके मेरे पिताजी और मेरी माँ। मेरी माँ बिल्कुल इलिटरेट है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद भी शी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन एंड हाउ टू रन एडुकेशन एंड हाउ टू डेवलप द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। शी नो वेरी वेल, वो अच्छे से जानती है कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल सोसाइटी के लिए है और कैसे उसने हमको इस क्षेत्र में आगे लाया। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी मुझे डाइवर्ट किया कि आईएससी तुम्हारे बस में नहीं है, तुम जिस परिवार से आते हो वहाँ से तुम साइंस नहीं पढ़ पाओगे और बेहतर होगा कि तुम कहीं काम करने कमाने चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो बात मेरे दिल को चुभ गई। और तब मैं बताऊं आपको कि हमारे इलाके में एक शोध भी हुआ है कि एडुकेशन के क्षेत्र में, तो आज भी कभी आप मेरे इलाके में आइएगा, बहुत नज़दीक हमारा गांव है, तो आपको हर जगह मेरा ही नाम मिलेगा कि मैं पहला विद्यार्थी रहा जो आईएससी, बीएससी और एमएससी को क्वालिफाई किया। अब तो बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, लेकिन मैं पहला रहा इस क्षेत्र में। मैट्रिकुलेशन भी मैं पहला किया और एमएससी फर्स्ट क्लास भी हमने यूनिवर्सिटी से पहला विद्यार्थी रहा। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट में मेरा नाम था यूनिवर्सिटी में। लेकिन यूं कहे कि नौकरी की ओर मैं नहीं जा पाया, मेरी इच्छा शक्ति कोचिंग की ओर थी। बड़ा तमन्ना था मुझे कोचिंग संस्था चलाने का। और आज मैं हज़ारीबाग में बाबू गांव चौक पर एक कोचिंग हमारी आकाश इंग्लिश जो आप देख रहे हैं, एक बंसीलाल चौक पर है अभिनव साइंस एकेडमी,
साथ ही साथ मैं पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए काम करता हूँ। एक ब्रांच हमारी है BR अम्बेडकर पैरामेडिकल कॉलेज, जो आपका सिंदूर में है। कुल मिलाकर मैं विगत 4-5 वर्षों से आपका मेडिकल सेक्टर में फार्मेसी, पैरामेडिकल, DMLT, OT के क्षेत्र में बच्चों को काफ़ी नामांकन करवाया हूँ। काफ़ी बच्चे हमारे आगे बढ़ भी चुके हैं। एक तरह से मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी मुश्किलें आए जिसका सामना करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। सर, कभी ऐसा कोई पल आया है जब आपको लगा हो कि हम अंदर से टूट चुके हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा सिचुएशन आया है क्या आपकी लाइफ में? अगर शेयर कर दूं तो BSc पार्ट 1 की बात है कि मैं पार्ट 1 के एग्ज़ाम में सब्सिडरी पेपर केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया था। और मैं ही नहीं, लगता है कि हमारे पूरे जितने बच्चे होंगे लगभग सभी केमिस्ट्री में फ़ेल थे। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि मैथमेटिक्स ऑनर्स में मैं ऑनर्स में पास हूँ और केमिस्ट्री मेरे 3 मार्क्स आए थे। तो एक बार तो लगा कि छोड़ दें। और ये घटना मेरे पिताजी को मालूम चला, बोले कि जो पढ़ता है वही फेल करता है और डूबते वही हैं जिनको तैरना आता है, इट डजंट अ मैटर। फिर एग्ज़ाम दो, फिर पास करोगे। दूसरी बार अटेम्प्ट किया हमने। बहुत मामूली सब्सिडरी एक पेपर होता है जिसको लोग पढ़ते नहीं हैं। मेरी केयरलेसी से मैं फेल हो गया था उसमें। सेकेंड टाइम फिर हमने एग्ज़ाम, जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा एग्ज़ाम होता है इम्प्रूवमेंट, उसको हमने दिया, फिर वो क्लियर हो गया। थोड़ा सा उस समय मुझे लगा कि मैं बिखर रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ, लेकिन अपने आप को हमेशा हमने खुद तैयार किया। इसके लिए हमने सहारा किसी का नहीं लिया। मैं हमेशा ये सोचा जो करूँगा मैं खुद करूँगा। कभी आप आए हमारे क्षेत्र में, हमारे घर पर मट्टी का मकान हुआ करता था, और जब तक मैं BSc पार्ट 1 पार्ट 2 में था हमने पंखा नहीं देखा। ये मैं आपसे सच्ची घटना शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। और ये बताते मुझे कोई परहेज भी नहीं, इस बात का हमें कोई दुख नहीं है, मुझे इसे गर्व होता है। ना हमने फ़ैन देखा, ना हमने लाइट देखा, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। मैं बताऊं आपको, शहर के एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे, डॉक्टर BN मिश्रा, आपने नाम सुना होगा, मैथ्स के टीचर थे। उनके यहाँ मैं जब पढ़ने गया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, तो जब मैं बैठा वहाँ, तो उस समय ये कोचिंग का ये सेटअप नहीं हुआ करता था, बेंच पर वो पढ़ाई होती थी। तो जब मैं क्लास में बैठा और फ़ैन चलने लगा, तो फ़ैन चलते-चलते मैं गिर गया, बेहोश हो गया। बोले, "उठाओ, उठाओ बच्चे, क्या हुआ?" जब मैं फ्रेश हुआ तो, "क्या बात है जी?" बोला, "सर, हमने पंखा फर्स्ट टाइम देखा है।" डॉक्टर BN मिश्रा इस दुनिया में नहीं है। वो मुझे देखते रह गए, और जब तक मैं उनके पास पढ़ा, लगभग 4 साल, कभी उन्होंने मुझसे पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सेवा दी। वही नहीं, उनके एक बेटे थे डॉक्टर BK मिश्रा, फिजिक्स के जाने माने शिक्षक थे, उन्होंने भी मुझे बिल्कुल फ्री पढ़ाया। या तो हमारा बिहेवियर के वजह से, जो भी रीज़न रहा हो, उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे साथ। और एक अध्याय उनसे भी जुड़ता है कि हमारे इस सफलता में उनका भी बहुत श्रेय जाता है। एक और सर हैं अगल-बगल में, आप नाम सुने होंगे, श्रीराम, इनका भी हमारे सफलता में बड़ा नाम है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं इन तमाम शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन कोटि-कोटि मैं उनको नमन करता हूँ कि मैं जब तक मेरी साँसें रही, तो ये शिक्षक हमारे लिए अतुलनीय होंगे, और इनका योगदान हमारे लिए, हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। ऐसे भी कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु तस्मै नमः। मतलब गुरु का सम्मान है, और मैं भी एक गुरु हूँ, तो सम्मान तो मैं भी चाहता हूँ। और यूँ कहे कि ये कोचिंग संस्थाओं से, ये उद्देश्य मेरा पैसे कमाने का नहीं। मैंने अपने बैनर पोस्टर पे भी लिखा है कि मेरा उद्देश्य धनोपार्जन करना नहीं, बच्चों को ज्ञान देना है। तो अभी वो सारे बच्चे कोचिंग के हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, कम पैसे में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे हमारे पढ़ें, ये मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ। और मैं अपने क्लास में पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये हमारे बच्चे हैं। अभी आप मेरे कोचिंग में अगर आप कैमरा घुमा के देखिएगा, तो हमारे बच्चों का तस्वीर लगा हुआ है सामने। ये तस्वीर लगाने का भी एक मोटो, एक वजह है। इनसे प्रेरणा मुझे मिलती है कि ये बच्चे जो हमारे हैं, ये जितने बच्चे बैठे सब हमारे बच्चे हैं, और इनके साथ मैं ज़रा भी ये बेईमानी ना कर सकूं, मेरे हृदय में कहीं बेईमानी का भावना ना आए, इसके लिए मैं तस्वीर बच्चों का लगाया हूं, क्योंकि हमारे बच्चे भी कहीं पढ़ते हैं। उनके साथ अन्याय न हो, उनके साथ धोखा नहीं हो, उनके साथ शिक्षक गलत ना करें। इसलिए ये जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं, जो बाहर से आते हैं, सभी कोर्रा के लॉज में रहते हैं, उनके माता पिता यहाँ नहीं हैं। तो एज ए गार्जियन, एज ए मेंटर, एज ए टीचर, दिस इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम एंड बेटर। मैं इनको अच्छा से अच्छा दूँ, ये हमारी हमेशा कोशिश होती है। सर, कहते हैं कि आज तो टीचर बहुत हैं, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन गुरु बहुत कम हैं।
और उन सभी गुरु में एक आप भी गुरु हैं। और कहते हैं गुरु जो होते हैं एक दीपक के समान होते हैं, जो खुद जल करके हजारों दियाओं को जला सकते हैं। और आप अभी तक कितने घर में दीपक जला चुके हैं छात्रों को पढ़ा करके। तो क्या कहिएगा गुरु होने के नाते, सारे छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, हज़ारीबाग में हज़ारीबाग, कोडरमा, चतरा, राजधनवार, बोकारो के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अगर आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि लगभग 5-6 जिलों के बच्चे, यहाँ तक कि पाकुड़ के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। और बहुत क्षेत्र भ्रमण में हमने ये पाया कि जहाँ मैं जाता भी हूँ तो इतना सम्मान है बच्चों का हमारे लिए। जिस क्षेत्र में मैं पहुँचता हूँ तो कम से कम इतना तो मैं समझ गया कि जो मैंने इनको दिया है, भले उसके बदले जो पैसा हमने लिया होगा, जो फ़ी हमारा है, जो घर परिवार चलने के लिए, लेकिन उससे बढ़कर बहुत सम्मान है। और हज़ारीबाग और हज़ारीबाग से बाहर तमाम बच्चों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें। मैं तो ये प्रयास किया कि शिक्षा के अलख को मैं जगाऊँ। ये दीपक जला है और जला ही रहेगा बच्चों के लिए। और आने वाले जो हमारे पीढ़ी, जो बच्चे आएंगे, उनको एक संदेश हमारे तरफ से यह होगा कि आप जिस काम को भी करें पूरी निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, अपने देश के लिए आप समर्पित हों, क्योंकि देश का निर्माण आप ही से होगा। स्टूडेंट्स आर द नेशन बिल्डर। ये विद्यार्थी हैं जो हमारे देश को बनाते हैं, चलाते हैं। तो आप जिस पेशे में जाएं, जिस जगह पे जाएं, निश्चित रूप से अपने देश के लिए काम करें, उनका कल्याण करें, और भरसक ये प्रयास हो कि काम में आपकी ईमानदारी हो और डेडिकेशन तो हो सो हो। अगर डेडिकेशन नहीं रहा तो अपने काम के जो लक्ष्य आप तय किए हैं, जो गोल्स आपने बनाया है, उस पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। यू कांट अचीव योर गोल। तो यदि आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डेडलाइन, दैट्स आर द 4 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये आपके पास 4 होने चाहिए, तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और इसको मैं काफ़ी सहज स्वीकारता हूँ, मैं इसे मानता हूँ कि मैं डिसिप्लिन में हूँ। मैं अपने बच्चों से निष्ठा रखता हूँ। जो क्लास का समय हमारा होता है, मैं समय को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे पहले से आकर बैठे हों, टीचर नहीं पहुँचे हैं। ये मुझे कहीं न कहीं दुख होता है। अपने पूरे कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बिना बताए कोचिंग को बंद कर दिया हो, हमारे बच्चे घूमकर चले गए हो। ऐसा हम बहुत कम प्रयास करते हैं। ये कोचिंग हमारा मंदिर है और इसके लिए मैं पूर्णतः समर्पित हूँ। और हज़ारीबाग के नहीं, झारखंड के नहीं, हिंदुस्तान के तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे हों, चाहे वो एकेडमिक के हों, सिविल सेवा के हों, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने ड्यूटी को ईमानदारी से करें और अपने ड्यूटी में डेडिकेशन को रखें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। सर, आप कितने बच्चों को अभी तक फ्री में पढ़ा चुके हैं? और यहाँ पे आप जैसे कि बोले कि स्टूडेंट को हम मदद भी करते हैं, छात्र को। और सर, आपका मिशन और विजन क्या है, ये हमको बताइए। अलग अलग सेक्टर में ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे वो सभी सरकारी नौकरी में ही जाएं। उसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, नौकरी कम है। तो बच्चों में उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, उनके पर्सनालिटी का पूरा निखार हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ें और पढ़कर नौकरी पा लें, एम्बिशन पूरा हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों में उनका व्यवहार में परिवर्तन हो, बच्चे काबिल हों, होनहार बने, उनमें सम्मान का झलक दिखाई पड़े, अपने माता पिता के प्रति उनका एक सम्मान हो। मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ कि तुम्हारे माता पिता तुमको बड़ी उम्मीद से भेजे हैं, तो उनके सम्मान को तुम समझो। ये एडुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम दे के पास करके धन कमाना नहीं। यदि आप में व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ, आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाए, तो शिक्षा का इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि विगत 20-21 वर्षों में कम से कम तो 50,000 बच्चों को हमने पढ़ाया है, मोर देन 50,000। और उसमें कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको हमने फ्री पढ़ाया। बहुत बच्चों से मेरा पर्सनल लगाव भी रहा है, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जो हमारे हैं वो हमारे लिए मील के पत्थर साबित होंगे। और जिन बच्चों के लिए मैं पिछले कई वर्षों से समर्पित हूँ, मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए वो बेहतर प्लेटफॉर्म भी देंगे, एक अच्छा करियर। मुझे उम्मीद है कि देश के विकास में इन बच्चों का एक स्वर्णिम योगदान होगा, इनकी गाथा लिखी जाएगी। मेरा देश महान है, महान बनेगा, और इन बच्चों के द्वारा मेरे देश की एक नई पीढ़ी की निर्माण होगी, एक नई ऊर्जा शक्ति की निर्माण होगी। ये यूथ विंग है, हमारे देश का बहुत ही अच्छा कल्याण करेंगे।
सर, अंत में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके पास बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं और पढ़ करके आज बहुत ही अच्छे अच्छे मुकाम पर भी हैं, तो सभी को मैसेज क्या देना चाहेंगे कि वो भी अपने जीवन के हर मुश्किलों का सामना करके अपने मंजिल तक पहुंच जाए? 2 लाइन की एक बहुत ही मशहूर एक सिनेमा बनी थी किसी ज़माने में, शोर, मनोज कुमार की सिनेमा थी। इसमें गाना था कि तू हार है नदियों का, मैं तेरा किनारा हूँ, आपने सुना होगा। तो उसमें एक पंक्ति कवि ने बड़ा अच्छा बनाई थी, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस पंक्ति का जो इंस्पिरेशन है, जो हमारे साथ वो जो जुड़ा हुआ है ना, तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, ये आग का दरिया है, ये आग का दरिया है, जलना मुझे आता है। तो यूँ समझिए कि कोई आपका साथ दे या ना दे, ये जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज स्ट्रगल, ये जीवन एक संघर्ष है और इसमें आपको अकेला संघर्ष करना होगा। आपके साथ कोई खड़े नहीं होंगे, आप चलेंगे तो कारवां बनेगा। किसी ने कहा था कि मैं खड़ा होता हूं तो लाइन वहीं शुरू हो जाती है। तो आप ये प्रयास करें कि आप जहां से खड़े हों लाइन वहीं से शुरू हो जाए। आप लाइन में लगने का प्रयास नहीं करें, आप अपने मुकाम की ओर देखें, आपका जो विज़न है आप उसकी ओर देखें। देखिए लोग आपके साथ जुड़ेंगे और तमाम छात्रों को, जो छात्र यहाँ बैठे हैं, मैं उनको अपने तरफ से आशीर्वचन भी दे रहा हूँ और मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हैं, अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। आप जैसे चाहेंगे वैसे रोल करेगा। ये जीवन एक सिनेमा है। अंतर यह है कि यहाँ हमें रीटेक का मौका नहीं मिलता है। सिनेमा आपने देखा है कि उसमें रीटेक का मौका मिलता है, लेकिन हमारा जीवन में रीटेक का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे कैमरा एक्शन शूट कई बार नहीं होते हैं, वो एक बार में चलता है। तो आप अपने संघर्ष के लाइन में खड़े रहें, आप अपने काम को पूरे निष्ठा और ईमानदारी से करें। आप देखिए कि आप खड़े होंगे तो कारवां आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो तमाम बच्चे जो हमारे कोचिंग संस्थान के हैं या हज़ारीबाग के जितने भी बच्चे हैं, उनको मैं पंकज कुमार ओझा, निदेशक आकाश इंग्लिश एकेडमी और अभिनव साइंस एकेडमी के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, संघर्ष करें। और संघर्ष का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अगर ये चाहेंगे कि मैं शॉर्टकट अपना लूं, तो जीवन में शॉर्टकट का जगह नहीं है। आप अपने काम को निष्ठा से करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और कहते भी हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। और जैसा कि सर आपने भी बताया कि हमने भी अपने लाइफ में कभी भी थक हार करके नहीं बैठे, भले हमारा जीवन में आर्थिक स्थिति कितना भी कमजोर क्यों ना हो, फिर भी हमने अपने सारे संघर्षों से लड़ते हुए आज 40 से 50 हजार छात्रों को शिक्षा दे चुके हैं। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आपका संघर्ष की कहानी यदि हम शूट करने लगे तो लगता है कि घंटों बीत जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज इस शो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। सर के संघर्ष की कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आपके भी जीवन में जो समस्याएं आने वाले हैं, उनका भी सामना करने का शक्ति अपने अंदर जुटा लीजिएगा। तो सफल नया भारत से आप देख रहे थे संघर्ष की कहानी।